हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम कर रहे हैं हमारी क्लास 12 साइकोलॉजी एनसीईआरटी का चैप्टर 1 जो कि है वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। तो ये हमारा इस चैप्टर का 4th पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। तो हमारा जो टॉपिक है स्पेशल एबिलिटीज़, वहाँ से हमने स्टार्ट करना है और इससे पहले का जितना भी चैप्टर है वो हमने कवर कर लिया है, ठीक है। और इसमें हमारे पास क्या है, स्पेशल एबिलिटीज़ में हमारे पास एप्टीट्यूड मेंशन कर रखा है सबसे पहले। सो एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? सो इंटेलिजेंस टेस्ट मेजर्स जनरल मेंटल एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड रेफर्स टू स्पेशल एबिलिटीज़ इन द स्पेसिफिक फील्ड ऑफ एक्टिविटी। तो इसमें बता रखा है कि इंटेलिजेंस क्या मेजर करते हैं कि हमारी जनरल मेंटल एबिलिटी, मतलब नॉर्मली हमारी सोचने की, रीजनिंग की, थिंकिंग की क्या एबिलिटी है वो मेजर करता है। बट एप्टीट्यूड क्या होता है कि हमारी कोई एक स्पेसिफिक फील्ड में हमारे पास स्पेसिफिक एबिलिटीज़ होना। जैसे कि अगर हम विराट कोहली में देखें तो उसके अंदर क्या है, उसके अंदर क्रिकेट बैटिंग की एबिलिटी है, बुमराह के अंदर बॉलिंग की है, लता मंगेशकर के अंदर सिंगिंग की है, शाहरुख खान के अंदर एक्टिंग की है। तो ये क्या अलग अलग फील्ड में उनकी स्पेशल एबिलिटीज़ है। तो एप्टीट्यूड वही होता है कि उनके अंदर वो पोटेंशियल थी कि वो उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर अपनी ट्रेनिंग्स को ले सकते हैं, ठीक है। वो ट्रेनिंग को, स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। सो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टरिस्टिक्स, कि ये क्या होता है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टरिस्टिक्स, कि उनके अंदर अलग अलग तरह की करेक्टरिस्टिक्स का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। अलग अलग तरह की करेक्टरिस्टिक्स होती है जिससे क्या इंडिकेट होता है कि एक इंडिविजुअल के अंदर कैपेसिटी है या नहीं है वो पर्टिकुलर तरह की स्किल्स लेने की, ठीक है। सो दैट इंडिकेट्स एन इंडिविजुअल्स कैपेसिटी टू एक्वायर पर्टिकुलर नॉलेज और स्किल्स आफ्टर ट्रेनिंग। कि अगर मान लो एक इंडिविजुअल को हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करें उस पर्टिकुलर फील्ड में, तो ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे तो क्या वो उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर स्किल्स और नॉलेज को डेवलप कर सकता है, स्किल्स एंड नॉलेज। तो ये होता है हमारा एप्टीट्यूड, ठीक है। सो एप्टीट्यूड हेल्प्स इन प्रेडिक्टिंग फ्यूचर परफॉर्मेंस इन स्पेसिफिक फील्ड। तो एप्टीट्यूड की मदद से हम उसके एक इंडिविजुअल की फ्यूचर परफॉर्मेंस को भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो अगर कोई इंडिविजुअल क्रिकेट में अच्छा खेलता है तो हम बाद में प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगर मान लो उसको हम इंटरनेशनल लेवल पे खिलाएंगे तो उसकी इस तरह की परफॉर्मेंस होगी, ठीक है। तो ये हमारा एप्टीट्यूड का मतलब होता है। तो इसमें हमने क्या देखा कि एप्टीट्यूड होता है स्पेशल एबिलिटीज इन स्पेसिफिक फील्ड ऑफ एक्टिविटी, कि एक इंडिविजुअल के अंदर किसी स्पेसिफिक फील्ड में स्पेशल एबिलिटीज़ होना। इसके अंदर क्या होता है कि एक इंडिविजुअल पर्टिकुलर नॉलेज और स्किल्स को एक्वायर करने की क्षमता उसके अंदर है या नहीं, अगर हम उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। एंड एप्टीट्यूड हेल्प्स इन प्रेडिक्टिंग फ्यूचर परफॉर्मेंस, कि वो फ्यूचर परफॉर्मेंस को प्रेडिक्ट करने में भी हेल्प करती है। फिर आता है एप्टीट्यूड वर्सेज इंटेलिजेंस। तो इंडिविजुअल विद सिमिलर इंटेलिजेंस लेवल में डिफर वाइडली इन एक्वायरिंग स्पेसिफिक स्किल्स, कि मान लो जो इंडिविजुअल्स है उनके अंदर क्या सेम तरह की हमारे पास इंटेलिजेंस मान लेते हैं कि दो इंडिविजुअल है ए एंड बी, इन दोनों की जो इंटेलिजेंस है वो क्या है, वो सिमिलर है, ठीक है। बट उनके एप्टीट्यूड में फ़र्क हो सकता है कि मतलब सेम लेवल की इंटेलिजेंस होने के बावजूद भी उनके अंदर अलग अलग एबिलिटीज़ हो सकती है कोई पर्टिकुलर फील्ड में अच्छा परफॉर्म करने की। मान लो ए जो इंडिविजुअल है वो स्पोर्ट्स में अच्छा करेगा और दूसरा जो हमारा बी इंडिविजुअल है मान लो वो आईटी सेक्टर के अंदर अच्छा या इंजीनियरिंग सेक्टर में उसमें अच्छा परफॉर्म करने की एबिलिटीज़ है। अगर उसको हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे तो उस पर्टिकुलर सेक्टर में वो अच्छा परफॉर्म करेगा। तो सिमिलर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस होने के बावजूद हमारी जो स्पेसिफिक स्किल्स को एक्वायर करने की एबिलिटी वेरी कर सकती है, ठीक है। अ पर्सन में बी इंटेलिजेंट बट वीक इन मैथमेटिक्स, की एक इंटेलिजेंट पर्सन, मान लो कोई हमारी, जैसे हम क्लास में एग्जांपल लेते हैं कि कोई एक इंडिविजुअल बहुत अच्छा है बट मान लो कोई एक पर्टिकुलर फील्ड में वो वीक है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो इंटेलिजेंट नहीं है, बट उसके अंदर एबिलिटीज़ नहीं है उस पर्टिकुलर फील्ड को सीखने की, ठीक है। उसके अंदर वो कैपेसिटी नहीं है। पुअर इन लिटरेचर, लैकिंग म्यूजिकल और मैकेनिकल स्किल्स। अब ये भी तो हो सकता है कि जैसे मान लो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है बट वो म्यूजिक नहीं सीख पाता, तो उसके अंदर उस पर्टिकुलर चीज़ को सीखने की कैपेसिटी नहीं है। अगर हम उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे तो वो नहीं सीख सकता। सो दीज फील्ड स्पेसिफिक स्ट्रेंथ्स आर कॉल्ड एप्टीट्यूड्स। तो ये पर्टिकुलर फील्ड में जो स्ट्रेंथ होती है इनको हम एप्टीट्यूड बोलते हैं। और विथ प्रॉपर ट्रेनिंग एप्टीट्यूड कैन बी सिग्निफिकेंटली इनहेंस, कि अगर हम प्रॉपर अच्छे से ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे तो हमारा जो एप्टीट्यूड्स है वो इनहेंस होगा और अच्छे से निखर के उभर के आएगा, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या किया, हमने पहले इसका मीनिंग देखा कि क्या होती है, हमारे पास स्पेशल एबिलिटीज़ होती है, कैपेसिटी टू एक्वायर पर्टिकुलर नॉलेज और स्किल्स आफ्टर ट्रेनिंग, की ट्रेनिंग के बाद में हम सीख सकते हैं वो पर्टिकुलर स्किल्स और नॉलेज को गेन कर सकते हैं और इसमें हम फ्यूचर परफॉर्मेंस को प्रेडिक्ट करते हैं। फिर हमने इंटेलिजेंस और एप्टीट्यूड देखा कि सेम लेवल ऑफ इंटेलिजेंस होने के बावजूद भी हमारा एप्टीट्यूड डिफर कर सकता है, ठीक है। और ये हमारे फील्ड स्पेसिफिक स्ट्रेंथ्स होती है।
फिर आता है एग्जाम्पल ऑफ एप्टीट्यूड, जैसे जैसे हम नॉर्मल डे में देखते हैं, एवरीडे इलस्ट्रेशंस बता रखी है, जैसे सीकिंग हेल्प इन मैथमेटिक्स फ्रॉम वन स्टूडेंट। अब मान लो हम क्लास का एग्जांपल लेते हैं, तो कोई एक बच्चा होता है जो पर्टिकुलर मैथ में अच्छा परफॉर्म करेगा, तो अगर हमें हेल्प चाहिए तो मैथ के लिए हम उसके पास जाएंगे। अगर दूसरा होगा जो लिटरेचर में बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तीसरा कोई होगा, अगर मान लो, अब ये थोड़ी है कि हमारी क्लास में अगर जो बच्चा सबसे इंटेलिजेंट है हम उसको ही सिंगिंग के लिए बुलाएंगे, ज़रूरी थोड़ी है उसके अंदर सिंगिंग की जो एबिलिटीज़ है वो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। कोई और बच्चे को बुलाएंगे, तो ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट यही करता है कि अलग अलग बच्चों के अंदर अलग अलग एबिलिटीज़ होती है और अलग अलग एप्टीट्यूड होता है, ठीक है। अप्रोचिंग अ मैकेनिकली स्किल्ड पर्सन फॉर रिपेयर वर्क, और जैसे स्पोर्ट्स में कोई टीचर किसी को बुला के ले जाता है, अगर मान लो कोई एक पर्टिकुलर इकोनॉमिक्स जैसा सब्जेक्ट है उसके लिए कोई एक पर्टिकुलर बच्चा बहुत इंटेलिजेंट होता है उसमें, तो ये हमारा अलग अलग एप्टीट्यूड ही दिखाता है, ठीक है। सो दीज इलस्ट्रेट डिफरेंट एप्टीट्यूड इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स। तो ये क्या दिखाता है कि अलग अलग बच्चों में अलग अलग एप्टीट्यूड हो सकता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट। तो एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है कि पोटेंशियल टू परफॉर्म एन एक्टिविटी। ये तो हमने देख लिया कि एक इंडिविजुअल के अंदर पोटेंशियल है या नहीं एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म करने की। बट इंटरेस्ट हमारे पास क्या होता है, प्रेफरेंस और लाइकिंग फॉर एन एक्टिविटी। तो हमने देखा था कि इससे पहले जब हमने साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स किया था, तो हमने देखा था कि एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट वेरी भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जहाँ हमारा इंटरेस्ट हो वहीं हमारे अंदर एबिलिटीज़ हो कुछ सीखने की, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि मान लो एक इंडिविजुअल के अंदर एप्टीट्यूड हो और सेम उसी चीज़ का इंटरेस्ट हो, तो ये चीज़ ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो इंटरेस्ट हमारा होता है कि हम पर्टिकुलर किसी चीज़ को लाइक करते हैं या नहीं करते, या एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए प्रेफरेंस होना, ठीक है। सो फॉर सक्सेस इन एनी फील्ड बोथ एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट आर नेसेसरी। कि अगर हमें कोई भी पर्टिकुलर फील्ड में सक्सेसफुल होना है तो हमारे अंदर क्या होना चाहिए, दोनों चीज़ें होनी चाहिए, एप्टीट्यूड भी होना चाहिए और इंटरेस्ट भी होना चाहिए। तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या होता है कि किसी बंदे को इंटरेस्ट है बट उसके अंदर एप्टीट्यूड नहीं है। मान लो मेरे अंदर ये इंटरेस्ट है मेरा कि मैं म्यूज़िक सीखूँ, बट मेरे अंदर उस चीज़ का एप्टीट्यूड नहीं है कि अगर मुझको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर देंगे तो भी मैं वो चीज़ नहीं सीख सकती, तो मेरे क्या होगी, तो क्या मैं म्यूज़िक सीख पाऊंगी, नहीं सीख पाऊंगी, क्योंकि फिर मेरी पुअर परफॉर्मेंस आएगी। दूसरा, मान लो मेरे अंदर एप्टीट्यूड है कि हाँ मेरे अंदर एबिलिटी है सिंगिंग सीखने की, बट क्या होता है कि मेरे अंदर इंटरेस्ट ही नहीं है, मेरा मन ही नहीं करता म्यूजिक सीखने का, तो मेरे अंदर से मोटिवेशन ही नहीं आएगी कि मैं म्यूजिक सीखूं, ठीक है। तो लैक ऑफ मोटिवेशन होगा। और जब दोनों चीज़ साथ में आएगी, एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट दोनों साथ में आएगा, तो क्या होगा, हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। अब ऐसा होता है कि मान लो जिस चीज़ में हमारा मन करता है और हमें उसी तरह की जॉब मिल जाए, तो हमारा मन भी लगा रहेगा और हम उस पर्टिकुलर फील्ड में बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो जैसे अ स्टूडेंट विद हाई मैथमेटिकल एप्टीट्यूड एंड स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन इंजीनियरिंग इज मोर लाइकली टू बिकम अ सक्सेसफुल मैकेनिकल इंजीनियर, ठीक है। तो ये हमारा इसका एग्जाम्पल हो गया। फिर आता है मेजरमेंट ऑफ एप्टीट्यूड, कि एप्टीट्यूड इज असेस्ड यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। तो हम अलग अलग हमारे पास टेस्ट बने होते हैं एप्टीट्यूड के वो मेजर करने के लिए, और वो क्या होता है, स्टैंडर्डाइज होते हैं, यानी कि उनके फिक्स्ड नॉर्म्स होते हैं। ये नहीं होता कि वेरी करते रहते हैं, फिक्स नॉर्म्स होते हैं, बिल्कुल अच्छे से उनके रूल्स बने होते हैं, यानी कि प्रॉपर एक साइंटिफिक तरीके से बने हुए टेस्ट हमारे पास अवेलेबल होते हैं जिससे हम एप्टीट्यूड को मेजर करते हैं। सो हमारे पास टाइप्स क्या है, पहला है हमारे पास इंडिपेंडेंट और स्पेशलाइज्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। तो नाम क्या सजेस्ट करा है, इंडिपेंडेंट और स्पेशलाइज्ड, यानी कि कोई एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर वो हमारे एप्टीट्यूड को मेजर करेगा। तो इंडिपेंडेंट में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, वन स्पेसिफिक एरिया के अंदर हमारे एप्टीट्यूड को मेजर करेगा। जैसे क्लैरिकल एप्टीट्यूड, यानी कि जो ऑफिस वर्क से रिलेटेड होता है उस तरह का एप्टीट्यूड है या नहीं, या मैकेनिकल एप्टीट्यूड, मशीन के साथ हमारा कैसा रिश्ता है, और न्यूमेरिकल नंबर्स के साथ टाइपिंग एप्टीट्यूड। तो ये हमारे अलग अलग है। जब हम एक कोई पर्टिकुलर एरिया में एप्टीट्यूड मेजर करते हैं तो उसको हम इंडिपेंडेंट एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट है एक मल्टीपल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इसमें क्या होता है, इसको हम एप्टीट्यूड टेस्ट बेंट्रीज भी बोलते हैं, कि यानी हम इसमें बहुत तरह का एप्टीट्यूड, यानी अलग अलग फील्ड में, ठीक है, उन सब का एक साथ मेजर करते हैं। सो मेजर एप्टीट्यूड इन सेवरल होमोजेनस एरिया साइमल्टेनियसली, यानी कि एक जैसे बहुत सारे एरियाज में हम एक साथ उनका एप्टीट्यूड मेजर करते हैं। जैसे इसमें कुछ हमारे पास टेस्ट बेंट्रीज का एग्जाम्पल दे रखा है। तो टेस्ट बेंट्रीज उसको बोलते हैं जिसके अंदर हमारे पास और भी अलग अलग तरह के सब टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल जर्नलाइज्ड एप्टीट्यूड टेस्ट में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे एरियाज का हम एक साथ मेजर करते हैं। और हमारा जो इंडिपेंडेंट या स्पेशलाइज्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है, इसमें हम क्या करते हैं, एक कोई स्पेसिफिक एरिया के अंदर मेजर करते हैं, ठीक है।
और मल्टीपल जर्नलाइज्ड में हमारे पास बेंट्रीज होती है, अलग अलग एरियाज़ का हम साइमल्टेनियसली यानी कि एक साथ मेजर करेंगे। जैसे कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट बेंट्रीज, ये कुछ एग्जांपल दे रखा है हमारे पास कि कौन कौन से हमारे पास ऐसे टेस्ट अवेलेबल है जिनके थ्रू हम अलग अलग तरह का एप्टीट्यूड मेजर कर सकते हैं। तो जैसे डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट, जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट बेंट्री, आर्म सर्विस वोकेशनल एप्टीट्यूड बेंट्री। तो ये हमें एक दो एग्जाम्पल याद कर लेने हैं, जैसे डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट, जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट बेंट्री एंड आर्म सर्विस वोकेशनल एप्टीट्यूड बेंट्री। तो एक हमारे पास जैसे हमने इसमें किया डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट, तो इसमें हमारे पास क्या होता है, इसको हम एजुकेशनल सेटिंग्स में बहुत यूज़ करते हैं। तो इसमें हमारे पास 8 अलग अलग तरह के सब टेस्ट हैं। वर्बल रीजनिंग, न्यूमेरिकल रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, क्लरिकल स्पीड एंड एक्यूरेसी, मैकेनिकल रीजनिंग, स्पेस रिलेशन, स्पेलिंग, लैंग्वेज यूजेस। तो इसमें कैसे याद करेंगे, जैसे मान लो 4 तो हमारे पास क्या है, 4 तो हमारे पास रीजनिंग ही है कि वर्बल, न्यूमेरिकल, एब्स्ट्रैक्ट और मैकेनिकल, और बाकी चारों को हमें याद कर लेना है कि एक तो हमारा क्लैरिकल स्पीड एंड एक्यूरेसी हो गया, स्पेस रिलेशन, स्पेलिंग और लैंग्वेज यूजेस। तो ये हमारा डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट का है। और एक हमारे जो JM ओझा है उन्होंने इसकी इंडियन अडेप्टेशन बनाई है कि ये तो मान लो हमारा वेस्टर्न टेस्ट हो गया, ठीक है, हमारे इंडिया का नहीं है, तो इंडिया के अंदर हम यूज़ करने के लिए उन्होंने एक इंडिया के लिए टेस्ट बनाया। तो किसने बनाया, JM ओझा ने बनाया, ठीक है। तो हम जो इंडिया के अंदर एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं वो क्या क्या मेजर करते हैं, वो हमारा साइंटिफिक एप्टीट्यूड, स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड, लिटरेरी, क्लैरिकल, टीचिंग, अलग अलग तरह का एप्टीट्यूड मेजर करते हैं। तो अब हम रिवाइज करते हैं। तो हमने क्या देखा था कि सबसे पहले तो हमने, हमारा जो टॉपिक का नाम है वो है स्पेशल एप्टीट्यूड, स्पेशल एबिलिटीज़, जिसमें हम देख रहे हैं एप्टीट्यूड। यही हमारे टॉपिक का नाम है, स्पेशल एबिलिटीज़, जिसमें हमारे पास एप्टीट्यूड। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एप्टीट्यूड के बारे में समझा कि एप्टीट्यूड होता क्या है। तो हमने देखा इट इज़ स्पेशल एबिलिटीज़ इन स्पेसिफिक फील्ड, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारे पास, स्पेशल एबिलिटीज़ इन स्पेसिफिक फील्ड, स्पेशल एबिलिटीज़ इन स्पेसिफिक फील्ड। और दूसरा क्या था कि कैपेसिटी टू एक्वायर स्किल्स आफ्टर ट्रेनिंग, और हमने इसमें क्या था, कैपेसिटी टू एक्वायर स्किल्स आफ्टर ट्रेनिंग। और ये हमें किस में हेल्प करता है, इन प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर परफॉर्मेंस, ठीक है, प्रेडिक्शन में हेल्प करता है हमारी। फिर उसके बाद में हमने जो टॉपिक किया था वो था एप्टीट्यूड वर्सेस इंटेलिजेंस। ये था एप्टीट्यूड वर्सेस इंटेलिजेंस। तो इसमें हमने क्या देखा कि जिन इंडिविजुअल की सिमिलर इंटेलिजेंस होती है उनके अंदर भी हमारी क्या होती है, डिफरेंट एप्टीट्यूड हो सकता है। यानी कि इसमें हमने क्या किया, सिमिलर इंटेलिजेंस के जो इंडिविजुअल्स हैं उनके अंदर भी सिमिलर इंटेलिजेंस, उनके अंदर भी हमारा डिफरेंट एप्टीट्यूड हो सकता है, डिफरेंट एप्टीट्यूड। और उसके बाद में जो हमने टॉपिक इसमें किया था वो था एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट। एप्टीट्यूड तो हमें पता लग गया कि क्या होता है, इंटरेस्ट हमारा क्या होता है, इंटरेस्ट यानी कि प्रेफरेंस फॉर स्पेसिफिक काइंड ऑफ एक्टिविटीज़, ठीक है। मतलब हम कोई अलग तरह की, मतलब कुछ स्पेशल या कुछ हमारी स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनके लिए प्रेफरेंस या लाइकिंग शो करते हैं, ठीक है, प्रेफरेंस एंड लाइकिंग। और होता क्या है कि जब हमारे पास दोनों एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट एक साथ आते हैं तो देयर इज़ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। फिर हमने किया, हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास एक टॉपिक था मेजरमेंट। उसमें हमने क्या देखा कि हम एप्टीट्यूड को कैसे मेजर करते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या था, मेजरमेंट। इसमें हमने देखा कि हमारे पास स्टैंडर्डाइज एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, स्टैंडर्डाइज एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि एक सिस्टमेटिक तरीके से बने हुए हमारे पास टेस्ट होते हैं जिनका हम यूज़ करके एप्टीट्यूड को मेज़र करते हैं। और इसमें हमने 2 टाइप किए थे, एक था हमारा इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंस टेस्ट, इंडिपेंडेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, इंडिपेंडेंट एप्टीट्यूड टेस्ट।
दूसरा हमारा क्या था, दूसरा था मल्टीपल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इसमें हम कोई एक स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ के बारे में देखते हैं और मल्टीपल में हमारे पास बहुत सारे एरियाज होते हैं, उनका एक साथ एप्टीट्यूड मेजर करते हैं। तो ये अभी तक हमने किया है। फिर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी क्या होता है, इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन करते हैं। सो इंडिविजुअल डिफर इन देयर पोटेंशियल फॉर क्रिएटिविटी एंड इन द मैनर इन विच क्रिएटिविटी इज एक्सप्रेस्ड। कि हमारा जो कोई भी इंडिविजुअल होता है तो उनके अंदर अलग अलग क्रिएटिविटी की पोटेंशियल होती है। मतलब किसी के अंदर कितनी क्रिएटिविटी होगी, किसी के अंदर कितनी क्रिएटिविटी होगी। ज़रूरी तो नहीं है कि सबके अंदर सेम लेवल ऑफ क्रिएटिविटी हो, और किस तरह से वो एक्सप्रेस करेंगे वो भी अलग होता है। मतलब कोई किसी फील्ड में एक्सप्रेस करेगा, कोई जैसे पेंटिंग के फील्ड में करेगा, कोई सिंगिंग के फील्ड में कुछ अपना क्रिएटिव तरह से कुछ रिदम्स बनाएगा, म्यूजिक बनाएगा। तो ये सारा क्या होता है, अलग अलग तरह से एक्सप्रेस हो सकती है, ठीक है। सो सम इंडिविजुअल्स आर हाईली क्रिएटिव एंड वाइल अदर्स आर लेस क्रिएटिव। यही सेम है कि कोई भी क्वालिटी की तरह ये किसी के अंदर ज़्यादा हो सकती है, किसी के अंदर कम हो सकती है। सो क्रिएटिविटी में बी एक्सप्रेस्ड इन राइटिंग, डांस, म्यूजिक, पोइट्री, साइंस एंड मैनी अदर फील्ड्स। तो ये हमें बता रखा है कि हम कैसे कैसे क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं। मतलब जितने हमारे पास फील्ड्स हैं उन सबके अंदर क्रिएटिविटी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि ये हमारी आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड हो, हमारे कुछ और कोई भी फील्ड मान लो, उसके अंदर अगर हमने कुछ ओरिजिनल और यूजफुल आइडिया प्रोड्यूस किया तो वो क्या होगी, वो हमारी क्रिएटिविटी होगी। तो हमने अभी तक क्या किया कि इंडिविजुअल्स के अंदर अलग अलग पोटेंशियल होती है क्रिएटिविटी की, अलग अलग तरह से वो एक्सप्रेस होती है। कुछ इंडिविजुअल्स हाईली क्रिएटिव हो सकते हैं, कुछ लेस क्रिएटिव होते हैं। और हमारी जो क्रिएटिविटी है वो कुछ किसी भी फील्ड में एक्सप्रेस हो सकती है, जैसे कि राइटिंग, डांस, म्यूजिक, पोइट्री, साइंस, कुछ भी, ठीक है। सो मैनिफेस्टेशन ऑफ क्रिएटिविटी इंक्लूड कि क्रिएटिविटी में क्या क्या चीज़ आती है। नॉवल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, कि कोई भी हमारी प्रॉब्लम हो उसका हम नए तरीके से कुछ सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, ठीक है। नॉवल सॉल्यूशन, नया सॉल्यूशन निकाल रहे हैं कोई प्रॉब्लम का, कुछ इन्वेंशन कर रहे हैं, या हम कोई पोएम बना रहे हैं, कुछ पेंटिंग में कुछ नई केमिकल प्रोसेस, कुछ हमने लॉ में कुछ इनोवेट किया है। सो ब्रेक थ्रू इन प्रिवेंटिंग डिसीज, यानी कि कोई एक पर्टिकुलर तरह की बीमारी फैल रही थी तो उसके अंदर हमने क्या किया, कोई अच्छे से एक मेडिसिन खोज कर ली, तो वो भी क्या है, वो भी हमारी क्रिएटिविटी है। तो क्रिएटिविटी किसी भी तरह से अपने आप को दिखा सकती है। सो द कॉमन एलिमेंट इन ऑल द क्रिएटिव एक्ट इज द प्रोडक्शन ऑफ समथिंग न्यू एंड यूनिक। तो मेन चीज़ क्या होती है क्रिएटिविटी में, कि हम कुछ यूनिक और कुछ नया प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। सो प्रोडक्शन ऑफ न्यू एंड यूनिक, तो ये मेन चीज़ होती है हमारी क्रिएटिविटी में, जो हमें ध्यान रखनी है कि ओरिजिनल आइडियाज़ होते हैं इसमें हमारे पास, ओरिजिनल आइडियाज़। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो हमने क्या किया, अभी तक हमने इंट्रोडक्शन कर लिया, और मेन जो कॉमन एलिमेंट होता है क्रिएटिविटी में वो क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ समथिंग न्यू एंड यूनिक। इसके बाद आता है क्रिएटिविटी नॉट लिमिटेड टू एमिनेंट पर्सन्स, यानी कि अब हम ये सोचते हैं कि क्रिएटिविटी, जैसे नाम आ गया, तो कुछ जो हाईली, जैसे जिनके बहुत ऐसे बोलते हैं ना सुपीरियर पर्सनैलिटीज़ के लोग हैं, उनके अंदर ही क्रिएटिविटी होगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो क्रिएटिविटी कोई भी शो कर सकता है। सो क्रिएटिविटी इज ऑफन एसोसिएटेड विद एमिनेंट पर्सन्स लाइक टैगोर, आइंस्टाइन, सीवी रमन, रामानुजन। तो ये जो कुछ फेमस पर्सनैलिटीज़ है, तो लोग ये सोचते हैं कि हमारी जो क्रिएटिविटी है वो सिर्फ इन्हीं से एसोसिएटेड है, जो हाईली इंटेलिजेंट थे या जिन्होंने कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा किया। नो डाउट कि इन्होंने क्रिएटिव किया, बट ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ क्रिएटिविटी उन्हीं तक लिमिटेड है, ठीक है। सो इन रिसेंट ईयर्स द कंसेप्ट ऑफ क्रिएटिविटी हैज़ ब्रॉडन। अभी हमारा क्या हुआ है, हमारा जो कंसेप्ट है वो ब्रॉड हो रहा है, मतलब इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो रही है। So creativity is not limited to a selected few such as artists, scientists, poets or inventors. Ordinary individual engaged in occupations like pottery, carpentry, cooking etc. can also be creative. कि हमारी जो क्रिएटिविटी है वो कुछ फील्ड तक या कुछ चीज़ों तक ही लिमिटेड नहीं है, जैसे कि हमारे आर्टिस्ट, साइंटिस्ट, पोइट्स, इन्वेंटर्स, इन तक ही लिमिटेड नहीं है। जो हमारे और दूसरे प्रोफेशंस है, जैसे पोट्री यानी कि जो मटके मिट्टी का काम करता है वो हो गया, ठीक है। कारपेंट्री जो ऐसे लकड़ी का काम करता है, कुकिंग, इन सब के अंदर भी क्या हो सकती है, इन सब के अंदर भी हमें क्रिएटिविटी दिख सकती है। तो अभी हमने क्या किया कि जो क्रिएटिविटी होती है वो सिर्फ एमिनेंट और जो हमारे फेमस पर्सनालिटीज़ हैं उन तक लिमिटेड नहीं है। हमारा क्रिएटिविटी का कंसेप्ट ब्रॉडन हो रहा है, और ये हमारी कुछ पर्टिकुलर स्कोप या कुछ पर्टिकुलर फील्ड तक लिमिटेड नहीं है। ये अलग अलग जैसे हमारे पास ऑक्यूपेशंस होते हैं उनके अंदर भी हम क्रिएटिविटी दिख सकती है।
सो हाउएवर इंडिविजुअल डिफर इन लेवल ऑफ क्रिएटिविटी, एरिया ऑफ क्रिएटिविटी। तो इसमें बोल रखा है कि जो एक इंडिविजुअल होता है उसकी लेवल ऑफ क्रिएटिविटी मतलब कितने लेवल पे है वो, कितना वो क्रिएटिविटी कर सकता है और कौन से एरिया में कर रहा है, ठीक है। तो वो अलग होती है हर एक इंडिविजुअल में, कोई कितना ही क्रिएटिव होगा, तो डिग्री बोल सकते हैं इसको बेसिकली कि कोई कितना ज़्यादा, कोई ज़्यादा क्रिएटिव हो सकता है, कोई कम हो सकता है, कोई बीच का हो सकता है। एरिया अलग अलग हो सकता है, मतलब कोई पोट्री में दिखा सकता है, कोई सिंगिंग में दिखा सकता है, कोई म्यूजिक में दिखा सकता है, कोई डांस में क्रिएटिविटी दिखा सकता है। तो इस तरह से हमारा एरिया और लेवल क्या होता है, वेरी करता है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करता है। सो ऑल इंडिविजुअल डू नॉट ऑपरेट एट द सेम लेवल ऑफ क्रिएटिविटी, कि हर एक इंडिविजुअल में ये नहीं है कि इतने ही लेवल की क्रिएटिविटी होगी, वो डिफर कर सकती है। तो इसमें हमने क्या किया कि हमारा सबसे पहले कि ये सिर्फ एमिनेंट पर्सन तक लिमिटेड नहीं है, ठीक है, यानी जो हमारे फेमस पर्सनालिटी है उन तक लिमिटेड नहीं है। इसका जो हमारा कंसेप्ट है वो ब्रॉड होता जा रहा है। तीसरा कि ये कुछ फ्यू नॉट लिमिटेड टू द लिमिटेड स्कोप और लिमिटेड एरिया। फिर हमने देखा कि अलग अलग ऑक्यूपेशंस के अंदर भी हमें क्रिएटिविटी दिख सकती है। फिर उसके बाद में हमने किया इंडिविजुअल डिफर इन लेवल ऑफ क्रिएटिविटी एंड एरिया ऑफ क्रिएटिविटी। फिर आता है हाईएस्ट लेवल ऑफ क्रिएटिविटी। जैसे जो लोग हमारे पास एक एग्जाम्पल दे रखा है आइंस्टाइन की थ्योरी, तो ये क्या है, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ क्रिएटिविटी का एक एग्जाम्पल है कि जिसमें बिल्कुल नए आइडियाज़, फैक्ट्स और थ्योरीज बनाए जाते हैं। क्या, बिल्कुल नए आइडियाज़, फैक्ट्स और थ्योरीज। एक होती है दूसरी लेवल की क्रिएटिविटी, जिसमें क्या होता है कि जो पहले से बने हुए आइडियाज़ होते हैं उसके ऊपर ही हम काम करते हैं, उसको कुछ मॉडिफाई कर देते हैं और नए पर्सपेक्टिव और नया काम मतलब उसका यूज़ करते हैं, मतलब नए तरीके से उसका यूज़ करते हैं हम। तो हमने क्या किया कि एक तो जैसे आइंस्टाइन के लेवल की जो हमारी क्रिएटिविटी है वो हाईएस्ट लेवल की होती है, और एक हमारे पास कुछ आइडियाज़ पहले से एग्जिस्ट करते हैं और उसको हम क्या करते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं। तो ये हमारी क्रिएटिविटी का आ गया। अब हमारे पास आता है डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। तो रिसर्च सजेस्ट दैट इमेजिनेशन डेवलप्स अर्ली इन चाइल्डहुड। तो हमारा इमेजिनेशन डेवलप होने लग जाता है जब हमारा चाइल्डहुड आता है, काइंड ऑफ हम जैसे हमारी 5 to या 6 to 10 के आसपास जो एज होती है उसके अंदर हमारा क्या होता है, इमेजिनेशन डेवलप होने लगता है। एंड क्रिएटिविटी इज़ फर्स्ट एक्सप्रेस थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज़ एंड नॉन वर्बल मोड्स। यानी कि जब स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग में हमारी क्रिएटिविटी कैसे डेवलप होगी या कैसे एक्सप्रेस होगी, यानी कि कोई भी इंडिविजुअल अपनी क्रिएटिविटी कैसे दिखाएगा, थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज़ एंड नॉन वर्बल मोड्स। नॉन वर्बल मोड्स यानी कि जिसमें लैंग्वेज का यूज़ नहीं होता, ठीक है, और फिजिकल एक्टिविटीज़ करके या फिर जैसे एक्टिविटीज़ लाइक पेंटिंग, ड्राइंग, इस तरह की एक्टिविटीज़ से अपनी क्रिएटिविटी को शो करेगा। और पर जब हमारी लैंग्वेज, हमारी इंटेलेक्चुअल फंक्शंस यानी कि हमारी इंटेलिजेंस डेवलप होती है, हमारा नॉलेज डेवलप होने लगता है, हम अच्छे से डेवलप हो जाते हैं, तो हमारी जो क्रिएटिविटी है वो वर्बल मोड में एक्सप्रेस होना स्टार्ट होती है। वर्बल यानी कि जिसमें लैंग्वेज का यूज़ हो, जैसे कि कोई पोइट्री में, जैसे कोई राइटिंग में, स्पीचेस में, हमारे वर्ड्स में, ऐसे हमारी क्रिएटिविटी एक्सप्रेस होती है। सो आउटस्टैंडिंग इंडिविजुअल में इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ देयर क्रिएटिविटी थ्रू सेल्फ चूजन एक्टिविटीज़। मतलब कुछ इतने आउटस्टैंडिंग इंडिविजुअल्स होते हैं, यानी कि कुछ इतने होशियार बच्चे होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, कुछ इतने सुपीरियर बच्चे होते हैं जो अपनी जो क्रिएटिविटी की फील्ड है वो खुद ही चूज़ करते हैं। बट कुछ बच्चों में ऐसी होती है कि स्टार्टिंग में वो शो नहीं कर पाते, उनको ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है। सो इन सम केसेस अप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग आउट हिडन क्रिएटिव पोटेंशियल। तो कुछ बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, एनकरेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट होती है। बट कुछ बच्चे, उनको पता होता है कि उनके अंदर इस चीज़ का इंटरेस्ट है, तो वो खुद अपनी क्रिएटिविटी उस पर्टिकुलर फील्ड में शो करना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमने क्या किया कि हमने देखा कि इमेजिनेशन हमारी चाइल्डहुड में डेवलप होना स्टार्ट होती है। फिर हमने देखा कि हमारे स्टार्टिंग में क्या होता है, इनिशियली हमारी जो क्रिएटिविटी है वो फिजिकल और नॉन वर्बल एक्टिविटीज़ में एक्सप्रेस होती है, फिजिकल एंड नॉन वर्बल एक्टिविटीज़ मोड्स। फिर बाद में क्या होता है, लेटर जब हमारे पास लैंग्वेज, इंटेलेक्चुअल फंक्शंस और इस तरह की चीज़ें डेवलप होती है, तो हमारी जो क्रिएटिविटी होगी वो वर्बल मोड में डेवलप होगी, ठीक है। तो ये हमने इसमें देखा। फिर हमारे पास आता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी, यानी कि हमारी क्रिएटिविटी के क्या क्या फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करते हैं, किसके कारण हमारी क्रिएटिविटी पे कितना इम्पैक्ट होता है।
सो वेरिएशन इन क्रिएटिविटी आर ड्यू टू द कॉम्प्लेक्स इंट्रैक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो हमारा वही डिबेट आ जाती है हमारी साइकोलॉजी में कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, तो इन दोनों की इंटरेक्शन होती है, उसके कारण हमारी क्रिएटिविटी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो इसमें हमारी जो हेरिडिटी होती है वो एक रेंज या फिर एक लिमिट सेट कर देती है और उसी लिमिट के अंदर हमारा एनवायरनमेंट हमें इन्फ्लुएंस करता है और हमारी क्रिएटिविटी एक्सप्रेस होती है। तो डिटर्मिनेंट में क्या है, हमारा नेचर एंड एनवायरनमेंट। नेचर यानी कि हमारा हेरिडिटी और एनवायरनमेंट यानी कि हमारा नर्चर भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये हमारी डिटर्मिनेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी, यानी कि क्रिएटिविटी को क्या क्या चीज़ डिटरमाइन करती है, किसके कारण हमारी क्रिएटिविटी पे इन्फ्लुएंस होता है। तो हेरिडिटी हमारी एक लिमिट सेट करेगी और एनवायरनमेंट उसी लिमिट के अंदर हमें हमारी क्रिएटिविटी को डेवलप करेगा। ठीक है, अब आते हैं इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो सबसे पहले क्या है कि कौन कौन से एनवायरमेंटल फैक्टर्स है जो इम्पैक्ट करते हैं। पहला मोटिवेशन, कमिटमेंट कि हम कंटिन्यू उस काम को करते हैं या नहीं करते। फैमिली सपोर्ट, पीयर इन्फ्लुएंसेस, पीयर इन्फ्लुएंस यानी कि जो हमारे आसपास जिसके साथ हम रहते हैं, जो हमारे सेम एज ग्रुप के वो इंडिविजुअल्स। ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़, तो ये सारी चीज़ होती है जो हमारे इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल फैक्टर है जो हमारी क्रिएटिविटी को इन्फ्लुएंस करेंगे। तो अभी हमने क्या देखा, हम एक बार रिवाइज करते हैं। तो हमने कवर किया, सबसे पहले हमने क्रिएटिविटी, यहाँ पे हम क्रिएटिविटी देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन किया। इंट्रोडक्शन में हमने यही देखा था कि कुछ इंडिविजुअल्स कम क्रिएटिव हो सकते हैं, कुछ ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं, और अपनी जो एरिया होता है या जो किस तरह से वो एक्सप्रेस करते हैं वो डिफर करता है। तो मेन जो थिंग होती है क्रिएटिविटी में वो क्या होती है, प्रोडक्शन ऑफ न्यू और यूनिक आइडियाज़। तो प्रोडक्शन ऑफ न्यू और यूनिक आइडियाज़, ऑफ न्यू एंड यूनिक आइडियाज़। यही होता है। फिर उसके बाद में हमने देखा कि जो क्रिएटिविटी होती है वो एक लिमिटेड जो एमिनेंट पर्सन्स होते हैं उन्हीं तक लिमिटेड नहीं होती। हमारे जो क्रिएटिविटी का कंसेप्ट है वो बहुत ब्रॉडन है। ठीक है, सो क्रिएटिविटी नॉट लिमिटेड टू एमिनेंट पर्सन, जो इसका फील्ड है, जो क्रिएटिविटी है वो ब्रॉडन कंसेप्ट है एक। और इसमें हमने देखा कि जो इंडिविजुअल होते हैं वो किस तरह से क्रिएटिविटी शो करते हैं वो डिफरेंट होता है, कि उनका लेवल ऑफ क्रिएटिविटी और एरिया ऑफ क्रिएटिविटी दोनों अलग हो सकता है। ठीक है, लेवल ऑफ क्रिएटिविटी एंड एरिया ऑफ क्रिएटिविटी दोनों डिफर हो सकता है। किसी के अंदर ज़्यादा क्रिएटिविटी हो सकती है, किसी के अंदर कम हो सकती है। कोई किसी फील्ड में क्रिएटिविटी शो करेगा, कोई किसी फील्ड में शो करेगा। फिर हमारे पास आता है कि डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। तो डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी में हमने क्या देखा, डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। तो इसमें हमने देखा कि हमारी इमेजिनेशन अर्ली चाइल्डहुड में डेवलप होती है। और स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में हमारी जो क्रिएटिविटी होती है वो हम फिजिकल और नॉन वर्बल मोड में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो हमारे जो इनिशियल स्टेज होता है स्टार्टिंग में बिल्कुल, तो वहाँ पे क्या होता है, हम फिजिकल एंड नॉन वर्बल मोड में हमारी क्रिएटिविटी शो करते हैं, नॉन वर्बल। पर बाद में क्या होता है, जब हमारी नॉलेज, हमारी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़, हमारी लैंग्वेजेस डेवलप होती है तो हम क्या करते हैं, हमारी जो क्रिएटिविटी है वो वर्बल मोड में डेवलप होना स्टार्ट होती है। ठीक है, वर्बल मोड। फिर हमने उसके बाद में किया डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट्स में हमने क्या देखा, डिटर्मिनेंट्स में हमारे पास है, एक हमारे पास है हेरिडिटी और एक हमारे पास है एनवायरनमेंट। ये चीज़ होती है, हेरिडिटी क्या करती है, एक लिमिट या एक रेंज सेट कर देती है और उसी रेंज के अंदर हमारा एनवायरनमेंट हमारी क्रिएटिविटी को इम्पैक्ट करता है। उसके बाद में हमने देखा कि हमारे इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जिसमें हमने देखा फैक्टर्स जिसमें जैसे हमारे पास है मोटिवेशन, हमारी कमिटमेंट, हमारा फैमिली सपोर्ट, हमारे पीयर इन्फ्लुएंस और एडुकेट या फिर प्रॉपर हमारी अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, तो ये सारी चीज़ अभी तक हमने कवर की।
अब हमारे पास नेक्स्ट आता है टॉपिक क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस। तो क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस के बीच में जो हमारा रिलेशनशिप है वो बहुत डिबेट में रहता है, ठीक है, मतलब उसके ऊपर बहुत डिबेट रहती है, वो अभी तक पूरा अच्छे से क्लियर नहीं है। तो इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट हु लर्न्स फास्ट, रिप्रोड्यूस एक्यूरेटली एंड स्कोर हाई मे बी इंटेलिजेंट बट नॉट नेसेसरीली क्रिएटिव। कि एक इंडिविजुअल जो बहुत जल्दी याद कर लेता है, बहुत अच्छे से अपना जो काम होता है उसको अच्छे से करता है और अच्छे मार्क्स आते हैं, तो वो इंडिविजुअल इंटेलिजेंट हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है वो क्रिएटिव भी हो। तो एंड अनदर स्टूडेंट विद एवरेज एकेडमिक परफॉर्मेंस में शो ओरिजिनलिटी एंड इनोवेशन इंडिकेटिंग क्रिएटिविटी। तो एक जो दूसरा बच्चा है जो इतना इंटेलिजेंट नहीं है बट स्टिल वो क्या हो सकता है, वो क्रिएटिव हो सकता है। तो इसमें क्या दे रखा है कि एक इंडिविजुअल जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है यानी जिसका आईक्यू बहुत ज़्यादा है, तो ज़रूरी नहीं कि वो क्या हो, क्रिएटिव हो ही, ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है। दूसरा क्या है कि एक एवरेज बच्चा यानी कि जिसकी आईक्यू इतनी नहीं है, नॉर्मल आईक्यू है, तो वो क्या हो सकता है, वो क्रिएटिव हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें बता रखी है। सो अ पर्सन इज कंसीडर क्रिएटिव ओनली व्हेन ही शी प्रोड्यूसेस न्यू आइडियाज़ और मेथड्स। एक इंडिविजुअल को हम तभी क्रिएटिव मानेंगे जब वो नए आइडियाज़ को प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि इसमें ये नहीं होता कि IQ इज इक्वल टू क्रिएटिव, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। फिर आता है रिसर्च फाइंडिंग्स। सो टर्मन एक हमारे साइकोलॉजिस्ट है, तो उन्होंने कुछ स्टडीज़ की, तो उन्होंने क्या फाइंड किया कि जिनका बहुत ज़्यादा IQ है यानी कि जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो ज़रूरी नहीं कि वो क्रिएटिविटी शो ही करे, ठीक है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो क्रिएटिव ही होंगे। सो क्रिएटिव आइडियाज़ में कम फ्रॉम पर्सन विदाउट वेरी हाई IQ। कि क्रिएटिव आइडियाज़ यानी कि जो ओरिजिनल और नए आइडियाज़ है वो ऐसे इंडिविजुअल से भी आ सकते हैं जो इतने इंटेलिजेंट नहीं है, जिनका IQ इतना ज़्यादा नहीं है। सो लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ क्या होती है, जो लंबे समय तक चलती है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल लंबे टाइम तक। शोर डेट मैनी गिफ्टेड इंडिविजुअल डिड नॉट बिकम क्रिएटिवली एमिनेंट। तो उन्होंने जो हमारी लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ ने क्या बताया कि जो गिफ्टेड इंडिविजुअल्स हैं यानी कि जिनका बहुत ज़्यादा हाई IQ है, अराउंड 130 के आसपास IQ है, तो वो ज़रूरी नहीं कि वो क्रिएटिव भी बने, मतलब बहुत ज़्यादा क्रिएटिव जैसे आइंस्टाइन जैसे बने, तो ये चीज़ हमारे पास ज़रूरी नहीं है। सो बोथ हाई एंड लो क्रिएटिविटी कैन बी फाउंड इन हाईली इंटेलिजेंट चिल्ड्रन एंड चिल्ड्रन ऑफ एवरेज इंटेलिजेंस। तो हमारे जो हाई इंटेलिजेंट चिल्ड्रन है उनके अंदर क्रिएटिविटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, और एवरेज बच्चों के अंदर भी क्रिएटिविटी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। सो कंक्लूजन क्या है कि इंटेलिजेंस अकेला ऐसा फैक्टर नहीं है जो क्रिएटिविटी को इंश्योर करता है, यानी कि वही सेम बात आ गई कि इंटेलिजेंस हमारा क्रिएटिविटी के इक्वल नहीं है कि मान लो जिसके अंदर इंटेलिजेंस होगी वही क्रिएटिव होगा, ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। फिर आता है नेचर ऑफ रिलेशनशिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको अच्छे से समझना है हमें। तो इसमें क्या बोल रखा है हमें कि रिलेशनशिप बिटवीन इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी इज पॉजिटिव अप टू अ सर्टेन लेवल। इसमें ये बोल रखा है कि हमारा जो इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी का रिलेशनशिप है वो एक लिमिट तक, क्या एक लिमिट, ये चीज़ ध्यान रखनी है कि एक सर्टेन लिमिट होती है, उस तक हमारा इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, पॉजिटिव, ठीक है, ये ध्यान रखना है। IQ यानी इंटेलिजेंस और हमारा क्रिएटिविटी के अंदर जो एक लिमिट तक हमारा रिलेशनशिप पॉजिटिव होता है, बट एक जैसे हमें कुछ मान लो कुछ भी अगर मान लो हम राइटिंग कर रहे हैं या फिर हम कुछ पोइट्री में कर रहे हैं, तो हमें कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए, बेसिक सोचने समझने की क्षमता तो हमारे अंदर होनी चाहिए, तभी हम ओरिजिनल आइडियाज़ को प्रोड्यूस करेंगे। मतलब मान लो अगर हमें पढ़ना लिखना ही नहीं आ रहा और हम बोल रहे हैं कि हम पोइट्री करेंगे, तो वो हम नहीं कर सकते। तो इसमें क्या बोला हुआ है कि हमें एक मिनिमम लेवल ऑफ इंटेलिजेंस की तो रिक्वायरमेंट होती है कि हमें थोड़ी बहुत इतनी तो हमारे पास इंटेलिजेंस हो कि हम अच्छे से पढ़ लिख पाए, जो उसके में मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो पाए। फिर उसके बाद में हमारा इंटेलिजेंस का क्रिएटिविटी के साथ कोई रोल नहीं होता। तो इसमें हमने क्या देखा कि एक लिमिट तक हमारा जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, हमारी IQ और हमारी क्रिएटिविटी के बीच में, ठीक है, एक लिमिट तक क्या होगा, पॉजिटिव होगा। हमें मिनिमम लेवल ऑफ इंटेलिजेंस तो रिक्वायरमेंट होती है क्रिएटिविटी के लिए, ठीक है, एक बहुत कम हमें इंटेलिजेंस की रिक्वायरमेंट होती है कि इतनी अगर मान लो चाहिए, ज़रूरी है, तो उतनी तो हमें होनी ही चाहिए। फिर हमारे पास आता है कि उस एक लेवल के बाद में यानी कि उस लिमिट के बाद में इंटेलिजेंस और हमारी क्रिएटिविटी का कोई कोरिलेशन नहीं है, यानी उन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो आफ्टर दैट लिमिट, आफ्टर दैट लेवल नो कोरिलेशन,
ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। सो क्रिएटिविटी कैन टेक मैनी फॉर्म्स एंड ब्लेंड, सम इंडिविजुअल शो मोर इंटेलेक्चुअल एट्रीब्यूट्स एंड अदर शो मोर क्रिएटिव, कि कुछ बच्चे तो हमें ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकते हैं, कुछ हमारे क्या हो सकते हैं, ज़्यादा क्रिएटिव एट्रीब्यूट्स को शो कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमें इतनी चीज़ अच्छे से ध्यान रखनी है कि क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस के एक लिमिट तक पॉजिटिव है, एक हमें मिनिमम लेवल ऑफ इंटेलिजेंस की रिक्वायरमेंट होती है, उसके बाद में इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने यहाँ पे क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस देखा कि जो इंडिविजुअल इंटेलिजेंट होता है ज़रूरी नहीं वो क्रिएटिव हो। उसके बाद में हमने किया कि रिसर्च फाइंडिंग्स, यानी कि टर्मन ने एक स्टडी कंडक्ट की जिसमें ये बोला कि हाई आईक्यू का मतलब ये नहीं होता कि क्रिएटिव होगा ही। तो एक जो इंडिविजुअल है बिना मतलब कम आईक्यू का बंदा है वो भी क्रिएटिव हो सकता है। और इसमें भी हमने ये देखा कि इंटेलिजेंस एक सर्टेन लिमिट तक तो इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी का पॉजिटिव रिलेशन है, उसके बाद में इन दोनों का कोई कोरिलेशन नहीं होता। ठीक है, फिर हमारे पास आते हैं क्रिएटिविटी टेस्ट। तो हमारे पास क्रिएटिविटी टेस्ट होते हैं जो क्रिएटिविटी को ही हमारे को मेजर करते हैं। तो इसमें हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, मोस्टली ओपन एंडेड यानी कि हम अच्छे से सोच सकते हैं। जैसे एक हमारे पास दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, क्लोज एंडेड एंड ओपन एंडेड। तो क्लोज एंडेड में क्या होता है कि हमें एक सर्टेन आंसर ही देना होता है, जैसे एमसीक्यूज फॉर्मेट है तो उसमें क्या होता है कि हमें एक आंसर पर्टिकुलर टिक कर दिया, यानी कि एक स्पेसिफिक आंसर है। ओपन एंडेड में क्या होगा कि हमारी सोचने की क्षमता होती है कि जो हम सोचते हैं सोच के लिखते हैं, हम अपने आइडियाज़ को प्रोड्यूस करते हैं, तो वो ओपन एंडेड होता है। ठीक है, जैसे मान लो जो सब्जेक्टिव आंसर्स होते हैं ना तो उसमें ओपन एंडेड होता है। तो इसमें क्या होता है, हमारे जो क्रिएटिविटी के टेस्ट होते हैं उसमें मोस्टली ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, अलाउ मल्टीपल रिस्पॉन्सेज, यानी कि अलग अलग तरह के रिस्पॉन्सेज को अलाउ करते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं पेन के क्या यूजेस हैं, तो आपके मन में जितने भी आंसर आ रहे हैं आप सबका आंसर कर सकते हो। ठीक है, सारे आंसर राइट कर सकते हो। एनकरेज थिंकिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, की अलग अलग दिशा में सोचना है। ये नहीं है कि अगर मैंने पूछ लिया कि पेन का क्या यूज़ है तो आप नॉर्मली क्या बोलोगे, उसका लिखने का यूज़ है, तो वो तो बहुत कॉमन हो गया। आपको अलग अलग डायरेक्शन में सोचना है, अलग अलग उसके यूजेस सोचने हैं। तो इसमें हमारे क्रिएटिविटी में ऐसा नहीं होता कि अगर मैंने पूछा कि पेन का क्या यूज़ है तो आप सिर्फ बोलोगे कि राइटिंग उसका यूज़ है। तो हमारे जो क्या बोलते हैं उसको क्रिएटिव टेस्ट होते हैं उनके अंदर कोई एक सिंगल करेक्ट आंसर नहीं होता। अगर आप ये बोलोगे कि हम उसका हेयर बन बनाने में यूज़ कर सकते हैं तो वो भी गलत नहीं होगा। तो हमारे क्रिएटिव टेस्ट में कोई एक सिंगल करेक्ट आंसर नहीं होता, वो फ्रीडम अलाउ करते हैं, वो आपकी सोचने की इमेजिनेशन को अलाउ करते हैं, ओरिजिनल एक्सप्रेशन को अलाउ करते हैं। जो आपका मन करता है, जिस तरह से आप सोच पा रहे हो, सभी का आंसर आप वैसे कर सकते हो। तो ये हमारा क्रिएटिविटी टेस्ट होते हैं। तो की कैरेक्टरिस्टिक हमने क्या देखा, ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल रिस्पॉन्सेज होते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में सोचने के लिए एनकरेज करते हैं, कोई एक सिंगल करेक्ट आंसर नहीं होता। ठीक है, तो अब हमारे पास नेक्स्ट है डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग। अगर कोई पूछे कि हमारी क्रिएटिविटी में किस तरह की थिंकिंग होती है तो वो होती है डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, हमारी क्रिएटिविटी में क्या होगी, क्रिएटिविटी में हमारे पास डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। सो क्रिएटिविटी टेस्ट इन्वॉल्व डाइवर्जेंट थिंकिंग और इट असेस एबिलिटीज सच एज प्रोड्यूसिंग अ वैरायटी ऑफ आइडियाज़। की डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है कि हम अलग अलग तरह के आइडियाज़ प्रोड्यूस करते हैं। डाइवर्जेंट जैसे नाम सजेस्ट कर रहे हैं ऐसे, यानी कि कोई चीज़ का एक सिंगल चीज़ है उसके हमें अलग अलग आइडियाज़ निकालने हैं। ठीक है, कैसे अलग अलग तरह से सोचना है, अलग अलग डायरेक्शन में सोचना है। सो अलग अलग तरह के आइडियाज़ प्रोड्यूस करेंगे। अनयूजुअल आइडियाज़, यानी कि एक तो नॉर्मल होता है कि नॉर्मल इसका ये फंक्शन है, बट हम उसके अनयूजुअल यानी कि जो कोई सोच ना सके उस तरह के भी हम यूजेस सोचते हैं उसके। हम नए नए तरह के रिलेशंस उसमें देखते हैं कि हम इसका कैसे किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, किसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। गेसिंग कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज, ये भी देखते हैं कि किस कारण होगा, कैसे होगा। ठीक है, हर एक चीज़ के बारे में। और जो थिंग्स होती जो भी चीज़ें होती हैं उनको अलग तरह के कंटेक्स्ट में रख के सोचते हैं। तो हमारे क्रिएटिविटी टेस्ट में क्या होती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, जिसमें हम अलग तरह के आइडियाज सोचते हैं, अनयूजुअल आइडियाज सोचते हैं, नए रिलेशन देखते हैं, उनके कॉजेज और उनके कॉन्सिक्वेंसेज के बारे में सोचते हैं, और हर एक जो चीज़ होती है उनको नए कंटेक्स्ट में रखते हैं। ठीक है, ये नहीं है कि नॉर्मली जो काम है उसके में रखा और भूल गए। तो हमें ये फिक्स नहीं होते, उस एक पर्टिकुलर फंक्शन पे फिक्स नहीं होते, हम अलग अलग तरह से उसका इस्तेमाल करने की सोचते हैं।
फिर आता है इंटेलिजेंस टेस्ट। तो इंटेलिजेंस टेस्ट जो होते हैं वो कन्वर्जेंट थिंकिंग पे बेस्ड है। तो मेनली हम ये देख रहे हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो डाइवर्जेंट में तो हमारे क्रिएटिव टेस्ट होते हैं और जो हमारी कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है उसमें हमारे इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं। कन्वर्जेंट में क्या होता है कि हमारे पास एक करेक्ट आंसर होता है। अगर मैंने आपसे ये पूछा कि अगर हम व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया ये पूछा तो इसका एक ही करेक्ट आंसर है जो है न्यू दिल्ली। तो ये क्या है, ये हमारा कन्वर्जेंट थिंकिंग है, यानी कि ये हमारा इंटेलिजेंस टेस्ट है। तो इसमें हमारे पास एक करेक्ट आंसर होगा। मेमोरी पे फोकस होता है कि हमें याद होगा कि इंडिया की कैपिटल क्या है, ये हमारी मेमोरी पे बेस्ड है कि हमें याद था तो हमने बोल दिया कि न्यू दिल्ली। तो मेमोरी पे हमारी लॉजिकल रीजनिंग, एक्यूरेसी, क्लियर थिंकिंग की एक्यूरेट आंसर होता है हमारे इंटेलिजेंस टेस्ट में। क्लियरली हमें सोचना होता है एंड लिमिटेड स्कोप फॉर स्पॉन्टेनिटी। इसका मतलब ये है कि हम ये नहीं कर सकते कि जो मन में आया वो बोल दिया, इसमें हमें सोच समझ के आंसर करना होता है, ठीक है। फिर आता है टाइप्स ऑफ क्रिएटिविटी टेस्ट। तो हमारे पास अलग अलग तरह के क्रिएटिविटी टेस्ट होते हैं जो अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। मतलब किसी के अंदर हमारे वर्ड्स का यूज़ होता है, किसी में फिगर्स, किसी में एक्शन, साउंड्स। तो हमारे पास अलग अलग तरह के क्रिएटिविटी टेस्ट होते हैं और ये हमारी अलग अलग आइडियाज़ को प्रोड्यूस करने की एबिलिटी को मेजर करते हैं। हम कैसे सिचुएशन को देखते हैं उसको देखते हैं। हम कितने अनयूजुअल यूजेस निकाल सकते हैं, जैसे पेन के अगर मैं पूछूं कितने अनयूजुअल यूजेस है तो किसी को मारना इसका अनयूजुअल यूज ही होगा कि मतलब नॉर्मली हम ये नहीं सोचते कि हमारे पेन का ये भी यूज़ होगा, ठीक है। आस्किंग अनकॉमन क्वेश्चंस कि नॉर्मल क्वेश्चन से अलग कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। सो कुछ टेस्ट हमारे एरिया स्पेसिफिक क्रिएटिविटी को मेजर करते हैं, यानी कि लिटरेरी क्रिएटिविटी, साइंटिफिक क्रिएटिविटी, मैथमेटिकल क्रिएटिविटी। तो अलग अलग तरह की हमारी क्रिएटिविटी को मेजर करते हैं। फिर हमें कुछ फेमस साइकोलॉजिस्ट के नाम दे रखे हैं जिन्होंने क्रिएटिविटी टेस्ट डेवलप किया है। तो कुछ 2-3 ध्यान रख लेना है, जैसे गुलफोर्ड और टॉरेंस का इंपॉर्टेंट है, बाकी इनमें से कुछ याद रहे तो रख लेना, ठीक है। तो ये हमारे खातेना, वॉलेज, कॉगन, ये हमारे कुछ नाम दे रखे हैं। सो हर एक जो टेस्ट होता है उसके अंदर एक स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर होती है, यानी कि फिक्स एक साइंटिफिक प्रोसीजर होती है, ऑब्जेक्टिव होता है, उसकी पूरी मैनुअल होती है जिसमें हर एक तरह की इंस्ट्रक्शन, किस तरह के प्रिकॉशंस लेने हैं, कैसे टेस्ट को कंडक्ट करना है, सारी कुछ दिया होता है और एक इंटरप्रिटेशन गाइड होती है। और इनका हम अच्छे से एक जो ट्रेन प्रोफेशनल्स होते हैं वही उसका यूज़ करते हैं। तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या किया। तो हमने सबसे पहले देखा कि क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस, इसमें हमने देखा कि जो इंटेलिजेंट इंडिविजुअल होंगे ज़रूरी नहीं कि वही क्रिएटिव हो। फिर हमने किया कि रिसर्च फाइंडिंग्स में भी यही बताया कि हमारे जो लो आईक्यू के या एवरेज आईक्यू के बंदे होते हैं या इंडिविजुअल होते हैं उनके अंदर भी क्रिएटिविटी हो सकती है। फिर हमने देखा नेचर ऑफ रिलेशनशिप, जो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसमें, कि एक सर्टेन लिमिट तक तो दोनों के बीच में एक पॉजिटिव रिलेशन होता है। फिर एक मिनिमम लेवल ऑफ इंटेलिजेंस हमें रिक्वायरमेंट होती है, बट एक सर्टेन लिमिट के बाद में इन दोनों के बीच में कोई कोरिलेशन नहीं होता। क्रिएटिविटी टेस्ट क्या कैरेक्टरिस्टिक्स मेजर करती है वो देखा कि कितने ओपन एंडेड आइडियाज़ हम प्रोड्यूस कर पाते हैं, कितने रिस्पॉन्सेज, कैसे सोचते हैं, तो सारा कुछ। और हमारी डाइवर्जेंट थिंकिंग, हम क्रिएटिविटी में क्या होती है हमारे पास डाइवर्जेंट थिंकिंग, और इंटेलिजेंस टेस्ट में हमारे पास होती है कन्वर्जेंट थिंकिंग, यानी कि एक करेक्ट आंसर निकालना। फिर टाइप्स ऑफ देख लिया, हमारे पास अलग अलग तरह की चीज़ें मेजर करते हैं और ये हमारे कुछ साइकोलॉजिस्ट के नाम हैं। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो, और ये इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। और आई होप आपको ये समझ आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।